आप सर हम निकलेंगे। तब जाइए, हम क्लास ले लें, लेट हो रहे हैं ना। सर आगे क्या देखिए, हाँ नोट कर दे दीजिएगा। चलिए, नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। क्षमा चाहेंगे लेट से, थोड़ा एक मीटिंग था और एक सर थे साथ में जिसकी वजह से लेट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का शानदार सेशन, चलिए बहुत ही शानदार सेशन आज का। चलिए चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और देर ना करते हैं। एक बार सभी को शेयर कर लेने दीजिए, ठीक है भैया? ओके चलिए चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। आज का शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं भैया, जो भी, चाहे यूपी टीएसटी हो, पीएसटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई4, यूजी, सीनेट, तो हमने ये जो आज की क्लास उठाया हिंदी साहित्य से उठाया है, हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है और ये प्रश्न आज हम लोग हल कर रहे हैं। लेकिन कल के डेट से हम लोग रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, गद्य, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और कल से विस्तार से चला जाएगा। इसलिए हमने ये प्रश्न लेके आए हैं। हम प्रश्न इसलिए लेके आए कि आज हम प्रश्न पढ़ लेते हैं तो कल जो हम गद्य साहित्य का चीजें पढ़ेंगे, जो गद्य साहित्य पढ़ेंगे, तो कल हमको समझ में आएगा कि इस पर प्रश्न कैसे आते हैं। फिर उसके बाद भी हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है भैया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है जो मैंने संकलन किया हुआ है। तो आज ये प्रैक्टिस सेशन होगा और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन होगा। क्लास में बने रहिएगा, ठीक है? एक बार मुझे शेयर कर लेने दीजिए सभी साथियों को, ठीक है? चलिए भैया, चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। गायत्री जी आ गई हैं, धन्यवाद गायत्री जी, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है? 1 का सी आप उत्तर बता भी दी हैं, गुड, वेरी गुड। 1 का सी भी बता दी हैं। चलिए भैया तो देर ना करते हैं, चलिए मोस्ट वेलकम गायत्री जी। चलिए भैया तो आज का जो प्रश्न है क्या कर रहा है भैया, देखते हैं, ठीक है? आज का शानदार प्रैक्टिस सेशन होगा और ये प्रैक्टिस सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा। इसके बाद हम लोग रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे, ठीक है? दिया है इसमें, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है भैया, बहुत बार प्रश्न आ चुका है और गायत्री जी ने इसका उत्तर भी दे दिया है। गायत्री जी ने इसका उत्तर भी दिया है क्या? तो गारसा दत्त तासी। नोट कर लीजिएगा भैया इसको, नोट, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। गारसा दत्त तासी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गारसा दत्त तासी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको हमने विस्तार से इसके बारे में पढ़ाया भी था, एक दिन क्लास हमने लिया भी था, हिंदी साहित्य इतिहास का क्लास हमने लिया भी था और आपको गारसा दत्त तासी के बारे में बताया भी था, ठीक है? चलिए चलिए नेक्स्ट है, करा कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? चलिए बताइए भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। चलिए चलिए भैया बताइए, इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन है आपके सन 1850 ईस्वी, सन 1873 ईस्वी, सन 1863 ईस्वी, सन 1883 ईस्वी। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार सेशन। अगर जो इसको आज हल कर लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका टीजीटी बैठिए, आप पीजीटी बैठिए, चाहे एनवीएस मेंस बैठिए, चाहे केवीएस मेंस बैठिए, चाहे ईएमआरएस बैठिए, चाहे आप बेट में बैठिए, सभी जगह आपको यहां से प्रश्न फंसेंगे।
चलिए, गायत्री जी बता रही हैं डी, ठीक है, सन 1883 ईस्वी गायत्री जी बता रही हैं। बिल्कुल आपका उत्तर को हम लॉक करते हैं भैया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सही जवाब आपने दिया है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1883 में प्रकाशित हुआ था। चलिए, बहुत ही शानदार। चलिए भैया, हीरा यादव जी डी, बिल्कुल। विधि सर आपको दंडवत प्रणाम है, विधि सर को, हमारे आदरणीय विधि सर को दंडवत प्रणाम है। धन्यवाद सर, आप बस सपोर्ट करते रहिए सर। चलिए भैया, दिया साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य क्या है भैया? देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। विधेयवादी पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति क्या है? चलिए बताइए, विधेयवादी पद्धति क्या है भैया, बताइए। चलिए भैया, ध्यान रखिएगा, विधेयवादी पद्धति हिंदी में क्या होता है तो आपको बता दे। विधेयवादी पद्धति जो होता है वो लेखन या वह लेखन कार्य जो राष्ट्रीय परंपराओं को लेकर हो, राष्ट्रीय वातावरण को लेकर हो और राष्ट्रीय सामाजिकता को लेकर जो लेख लिखे जाते हैं, या वह रचनाएं जो कि राष्ट्रीय परंपरा, वातावरण और राष्ट्रीय सामाजिक विधाओं, राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए जिनकी रचना की जाती है, वह विधेयवादी पद्धति में आते हैं। समझिए, हमारी फिर से बात समझ लीजिए। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय आपके परंपराओं, जातीय परंपराओं, वातावरण का विश्लेषण जिन रचनाओं के माध्यम से होता है, मतलब इन पर आधारित जो रचनाएं होती हैं या जिन रचनाओं को लिखा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो विधेयवादी पद्धति कहते हैं। तो आप समझ गए हो कि उत्तर आपका क्या होगा। हमको बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि हिंदी साहित्य इतिहास में दोस्तों जितने भी कवि हुए हैं वो सब जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण ही किए हैं, अपने रचनाओं में विश्लेषण किए हैं। आप प्रगतिवादी युग को ले लीजिए, भारतेंदु युग को ले लीजिए और द्विवेदी युग को ले लीजिए, आप छायावदोत्तर युग को ले लीजिए और शुक्ल युग को ले लीजिए। आप सभी युग में आपकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण ही प्रस्तुत करती हैं। चलिए, तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न है, करा मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? चलिए भैया, चलिए आइए उत्तर दीजिए। डी इज द राइट आंसर, हीरा यादव जी बता रहे हैं भैया, डी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत शानदार उत्तर आ गया भैया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में, ध्यान रखिएगा ये ग्रंथ है भैया, मिश्र बंधुओं का ये लिखा गया हिंदी साहित्य का ग्रंथ है। करा कितने कवियों का विवरण दिया है? 5000 लगभग। कितने भैया? 5000। कितने? 5000। और आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, यह बात कोई हिंदी पढ़ाने वाला नहीं बताएगा। आज नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, हम जो टीजीटी की तैयारी करते हैं और पीजीटी की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, इसमें हम कुल कितने कवियों को पढ़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कुल 102 ही कवि को पढ़ते हैं। कितने कवियों को? कितने कवियों को? 102 कवियों को ही पढ़ते हैं हम हिंदी में, कवियों को पढ़ते हैं। कितने? तो 102, 102। और जिस दिन 5000 कवियों को पढ़ना पड़ेगा तो हालत खराब हो जाएगी। जिस दिन 5000 पढ़ना पड़ेगा उस दिन हालत खराब हो जाएगी। अभी तो हम कितने को नहीं संभाल पाते हैं? 102 लोगों को, 102 कवियों को ही हम किसमें समेटते हैं? टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में कुल मिला के 102 कवियों को ही हम पढ़ते हैं। अब ये 5000 कवि, 5000, डी इज द राइट आंसर होगा। ये बहुत रहस्य की बात हमने बताया है, हमने कवि तक गिन दिया है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड,
ये हमारा कहीं भी हिंदी उठा के पढ़िएगा, कितने को ही पढ़ेंगे, 102 कवियों में से ही प्रश्न आते हैं। अपने भारत के एग्जाम में, किसी भी राज्य में एग्जाम होगा हिंदी का, तो कितने कवियों से प्रश्न आते हैं? 102। यहां पे कितने का उल्लेख है? 5000। चलिए आगे चलते हुए यह कह रहा है कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1813 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1913 ईस्वी। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए भैया उत्तर बताइए, 5 का उत्तर बताइए। गुड, वाह हीरा यादव जी, बहुत शानदार भैया, ले गए, मार ले गए बाजी आप। देखिए भैया ध्यान रखिएगा, जो मिश्र बंधु ग्रंथ है उसके प्रथम 3 भाग 1813 में प्रकाशित हुए थे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1813 ईस्वी में। तो 5 का ए राइट आंसर सही हो जाएगा। एक सेकेंड, पांचवा है ना? एक सेकेंड, नहीं गलत है, सॉरी, एक सेकेंड क्षमा चाहेंगे। 1913 होगा भैया, 1913 होगा, 1913 होगा, क्षमा चाहेंगे, 1913 होगा, 1913 होगा। हाँ, पांचवा प्रश्न है, 1913 होगा, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, गलती से हो गया है। और 1913 में आपका 1, 2 और 3 प्रकाशित हुआ था, 1800 में नहीं, 1800 में तो मिश्र बंधु थे ही नहीं, क्षमा चाहेंगे। चलिए, ये बाय मिस्टेक था, 1913 में पांचवा प्रश्न, हाँ 1913 में होगा भैया। 1, 2, 3 जो प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था, क्षमा चाहेंगे, गलती से वो हो गया, 1913 में हो गया, ठीक है। चलिए 1913, बिल्कुल बिल्कुल 1913 होगा हीरा जी, बिल्कुल 13 नहीं, गायत्री जी 1913 होगा, 1813 नहीं, 1913 होगा। आप लोगों का मैसेज देखने में हमने उस पर मार दिया है। चलिए चलिए, तो इस तरह से समझ लीजिए भैया, मिश्र बंधु के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1, 2, 3 1913 में हुए थे। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? चलिए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, बताइए भैया। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 6 का ये हीरा यादव जी बता रहे, वाह क्या बात है यार, क्या तैयारी है यार। पादरी एडिशन ग्रीव्स ने, बहुत राइट आंसर, गुड, वेरी गुड। जी भैया, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडिशन ग्रीव्स हैं। ध्यान रखिएगा, स्केच, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक, स्केच का मतलब जानते हैं ना, रेखा चित्र, रेखा चित्र, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी का रेखा चित्र। रेखा चित्र ऑफ हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पे स्केच की जगह आपको रेखा चित्र भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, स्केच की जगह रेखा चित्र भी दे सकता है। जिसके लेखक कौन है? तो पादरी एडिसन ग्रीव्स है। चलिए चलिए, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास का षष्ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र, पारसनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। चलिए बताइए, चलिए बताइए भैया। चलिए बताइए, करा कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग, षष्ठ भाग का मतलब छठवां भाग, कौन सा भाग भैया? छठवां भाग, रीतिकाल और रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र, पारसनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास।
चलिए, कुछ लोग क्लास छोड़ के भाग भी जा रहे हैं क्या भैया? 7 का सी नहीं होगा भैया, ध्यान रखिएगा। जो नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी का जो साहित्य इतिहास के 6वां जो भाग था वो डॉक्टर नागेंद्र जी ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर नागेंद्र जी ने। क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र ने क्या किया, नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, ऑलरेडी डॉक्टर नागेंद्र इसमें क्या थे, संपादक थे। और जब संपादक थे तो 6वां भाग लिखने के लिए कोई नहीं था, तो उस टाइम लिखने की जिम्मेदारी किसने लिया था? तो डॉक्टर नागेंद्र ने लिया था। और डॉक्टर नागेंद्र ने ही इसको रीतिका लिपिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। उस टाइम कोई जो कवि है वो जिम्मेदारी नहीं ले सका, जिसके वजह से डॉक्टर नागेंद्र ने इसको लिखा था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र होगा। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल गायत्री जी बहुत सही है, किरण जी हैं, किरण कुमारी जी हैं, मोस्ट वेलकम आपका। गायत्री जी है, हीरा जी हैं, स्टडी क्लास, ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए करा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? ये आज भी प्रकाशित किया जा रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान। इस पर हमारी एक क्लास स्पेशल होगी, ध्यान रखिएगा। जितने भी सम्मेलन हुए हैं और जितने भी प्रकाशन हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हिंदी के और जितने भी प्रकाशन और जितनी भी पत्रिकाएं हैं, इस पर हमारा स्पेशल क्लास आएगा। ठीक है, स्पेशल क्लास आएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। चलिए भैया इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो इस पर हमारा बृहद आएगा, आपको बृहद क्लास आएगी, मतलब स्पेशल क्लास इस पर आएगी। बृहद इसमें हम बोल दिए, स्पेशल क्लास आएगी, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा है? आज भी ये प्रकाशित किया जाता है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भैया? तो नागरिक प्रचारिणी काशी सभा द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बनारस से किया जाता है। जब भी हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास की बात आएगी तो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी या बनारस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसने बताया भैया? चलिए हीरा यादव जी बता रहे थे, गायत्री जी बताई हैं, किरण कुमारी जी बताई, बहुत शानदार भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, करा मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। अभी इसको हमने पढ़ाया है, अभी इसको हमने पढ़ाया भैया, अभी इसको हमने पढ़ाया है। आपका उत्तर आना चाहिए, 9 का उत्तर आ जाना चाहिए। चलिए 9 का उत्तर आ जाना चाहिए। चलिए 9 का आ गया भैया, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। चलिए भैया आपका प्रश्न का उत्तर गायत्री जी ने दे दिया है, बिल्कुल। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ का नाम क्या है? तो मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है भैया? तो मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है गायत्री जी, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भैया। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि ए बंदे बोल तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं भैया, जो भी प्रश्न, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं। जो भी एलटी ग्रेड का मेंस या यूजीसी नेट या आप ईएमआरएस केवीएस एनबीएस देने जा रहे हैं,
तो ये पूरी टोटली फोकस करके मैंने ये आपको लाया है और इसी पर कल हम लोगों का गद्य भी होगा। तो पहले हम लोग आज प्रश्न इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसमें प्रश्न जान जाएं कि प्रश्न आते कैसे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास समस्या नहीं होगी तब तक आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब समस्या रहेगी तभी आप सीख पाएंगे। तो इसलिए पहले समस्या को हमने रख दिया है कि हिंदी साहित्य इतिहास से प्रश्न कौन कैसे आते हैं। तो आज हिंदी साहित्य इतिहास से ही प्रश्न आपके बन रहे हैं। और कह रहा कि मनुष्य बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, तो हमने एक भाग की बात कर लिया, दो भाग की और तीन भाग की बात कर लिया, और यह तीनों भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1913 ईस्वी में। अभी हमने पढ़ा है कि जो एक दो तीन भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब किसकी बात कर दिया भैया, तो चौथे भाग की बात कर दिया है। ठीक है, तो बताइए उत्तर क्या होगा। 10 का भी उत्तर बता दे, गजब यार, बहुत सही भाई, गुड जी। 1934 में प्रकाशित हुआ था, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। और हीरा भाई ने बताया है, हीरा जी ने बताया है, और गायत्री और किरण जी ने बताया है। गुड 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 गुड, 1934 होगा, गुड। देखिए भी आप ध्यान से रख लीजिए, एक दो और तीन भाग 1913 और चतुर्थ भाग कब हुआ था, तो 1934। 1934 राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से एक प्रश्न आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है कि गारसा दत्त तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आपको लिखित में आ जाएगा कि लिखना है तो क्या लिखेंगे। बहुत से लोग इसका नाम नहीं लिख पाते हैं, और मैं आपको अनुभव एक शेयर करना चाहता हूं। जब हम काशी विद्यापीठ बनारस में पहली बार पीएचडी के वाइवा में बैठे, पहली बार पीएचडी के वाइवा में जब बैठे, तो हमसे इस किताब का नाम पूछा गया था, गारसा दत्त तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। ठीक है, हमने बताया भी, लेकिन जो एग्जामिनर था उसने सही नहीं सुन पाया। ये एंदुई को उसने एदुई समझ लिया, एंदुई। ठीक है, एंदुई को उसने क्या समझ लिया, एदुई समझ लिया। फिर हमने उसको लिख के दिया, फिर सामने हमसे बोर्ड पर लिखवाया गया। ठीक है, ये हमारे बनारस में काशी विद्यापीठ है, उसमें हम जब पीएचडी का वाइवा देने गए थे तब की मैं बात बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। और यही नाम हमसे पूछा गया था कि गारसा दत्त तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो नाम तो हमने बता दिया, फिर लिखवाया गया, हमसे लिखवाया गया। और भैया वही जमाना आ रहा है, मैंने लिखा भी, और आने वाले दिनों में आपको जो मेंस है वो लिखित है, और जब मेंस में आप बैठेंगे तो लिखना पड़ेगा। एक भी अक्षर आपने गलत लिखा तो कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए, 11 का डी, अरे वाह, उत्तर भी आ गया, मैंने उत्तर भी बता दिया, कोई बात नहीं। 11 का डी सही होगा भैया, 11 का डी सही हो जाएगा। 11 का डी, इस लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसा तासी की लिखित क्या है, इस हिंदी इतिहास की पुस्तक है, या इसको ग्रंथ कहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, इसमें एक पुस्तक दिया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसने लिखा है बताइए। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, जल्दी से बताइए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है बताइए। चलिए भैया, इस पुस्तक को किसने लिखा है ये भी बता दीजिए। इस पुस्तक को किसने लिखा है ये भी बता दीजिए। इस वाली पुस्तक को किसने लिखा है ये भी बता दीजिए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बताइए। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए भैया बताइए, आप लोग गायब हो गए भाई, सब लोग क्लास छोड़ के सब लोग गायब हो गया। वाह, चलिए भैया, किसने लिखा है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा। किसने लिखा भैया,
जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है इसको, और इसको किसने लिखा है तो गार्सा दत्तासी ने, और इसको किसने लिखा है तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ए ग्रियर्सन इसको लिखा है, और इसको किसने लिखा है इसको तो गार्सा दत्तासी। ये दो महत्वपूर्ण है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही हीरा जी, बहुत सही। चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न है, करा सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भक्तमाल। बहुत सही है, बताइए। चलिए भैया बताइए, आज का बहुत शानदार सेशन है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, भक्तमाल। बताइए। चलिए भैया बता दें आपको, उत्तर आपका नहीं आ रहा है, आप लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है। देखिए, आपकी तैयारी होती तो इसको आप लोग जबरदस्त उत्तर तुरंत दे दिए होते। चलिए मैं बता दे रहा हूं, तैयारी करिए दोस्तों, और अपने साथियों को हमसे जुड़ने के लिए बोलिए। ठीक है, हमसे साथ अपने साथियों से हमसे जुड़ने के लिए बोलिए। तैयारी रहती तो आप जरूर बता देते। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है। ग्रियर्सन ने लिखा है, वो पुस्तक क्या है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किसने लिखा है तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है। और हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसने लिखा है तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है भैया, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जॉर्ज ए ग्रियर्सन की पुस्तक को ही क्या कहा जाता है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह किसमें लिखा गया है भैया तो यह अंग्रेजी में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार लिखा गया। और कब लिखा गया भैया तो 1888 में लिखा गया। कब लिखा गया है तो 1888 में लिखा है। किसने लिखा है तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है तो अंग्रेजी भाषा में। और हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। चलिए चलिए भैया, चलिए 12 का भी नहीं होगा, 12 का भैया आपका ग होगा। ध्यान रखिएगा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत है ये तो बहुत बाद में आया है ना भैया, ये तो बहुत बाद में आया है। अभी हम ये क्लास जब खत्म होगी तो अगला इसी पे नंबर होगा। हम रामचंद्र शुक्ल का ही आगे इतिहास स्टार्ट, जब गद्य स्टार्ट करेंगे विस्तृत गद्य, तो इन्हीं की किताब को हमको पढ़ाना है। और वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाना है। 841 पेज नहीं पढ़ना है। 841 में से हमने 366 पेज तैयार किया है, उसी 366 पेज को पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का भैया सही उत्तर क्या होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा। 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन। किस भाषा में तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। चलिए चलिए गायत्री जी और हीरा जी बताए थे, लेकिन द आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भैया। करा हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं की बात किया भैया। और जब हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो जब हमने द्विवेदी युग पढ़ाया था तो इन सभी बुकों को हमने बताया भी था। अभी पीछे जाके क्लास देखेंगे तो द्विवेदी युग में हमने जो पढ़ाया था तो द्विवेदी युग में सभी बुकों को हमने बताया था। ठीक है, कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास, कौन नहीं है? गायत्री जी का उत्तर आ गया है और एक लोग का भी उत्तर मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गायत्री जी आपका उत्तर सही है, हिंदी भाषा का विकास नहीं है,
बाकी हिंदी साहित्य की भूमिका इनका है, द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी द्विवेदी जी का है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी द्विवेदी जी का है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का विकास द्विवेदी जी का नहीं है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपका गायत्री जी, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट है, करा कि गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेतुरे हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? देखिए, गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए भैया बताइए। उत्तर बताइए भैया, हम आपके उत्तर का समय का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सही, अनूप जी आई हैं और धड़ाक से का उत्तर बताई हैं और यही सही है, लक्ष्मी सागर वैष्णव। क्या तैयारी है भाई अनूप जी की, बहुत सही। सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने क्या किया था कि गासा द तासी की लिटरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया था। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बहुत सही अनूप जी, वेरी गुड, बहुत सही, प्रणाम भैया प्रणाम। चलिए, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? नागरी प्रचारी पत्रिका, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का इतिहास। चलिए बताइए। देखिए भैया, आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया, इसको बताना है। चलिए, बिल्कुल किरण जी, सी सही है। चलिए बताइए भैया जल्दी से, 15 का उत्तर बताइए। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? देखिए, आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और अपना परीक्षण कर लीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कर लीजिए, जांच लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। और तैयारी अगर आपकी कमजोर है तो रोज जुड़िए क्लास से, और तैयारी अगर बेस्ट है तो कोई मतलब नहीं, आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता, तब तक सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता, सिलेक्शन आपका जब तक नहीं हो जाता, तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहती है। तैयारी क्या रहती है भैया? अधूरी रहती है, आपकी तैयारी अधूरी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके एमसीक्यू चल रहे हैं ना भैया, इससे अपना मूल्यांकन जरूर कर लीजिए, और मूल्यांकन आपका होता रहेगा तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक हुई है। चलिए 15 का उत्तर बताइए। चलिए छोटे भैया, आपका मोस्ट वेलकम है। 15 का सी लोग बता रहा है, 15 का लोग सी बता रहा है, बिल्कुल सही है, हिंदी शब्द सागर। क्या नाम है भैया? हिंदी शब्द सागर इज द राइट आंसर। हिंदी शब्द सागर में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर, सी इज द राइट आंसर होगा। कितने लोगों ने बताया? तो किरण सॉरी अनूप जी ने बताया, गायत्री जी ने बताया और छोटे जी ने बताया। बहुत सही। चलिए चलिए भैया, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। चलिए बताइए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? चलिए भैया बताइए, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? चलिए भैया ध्यान रखिएगा, एक बात आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, जब भी हिंदी साहित्य इतिहास की बात आएगी, हिंदी साहित्य इतिहास की बात जब भी आएगी, ठीक है,
आप इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा भैया, ठीक है। बहुत क्विक पॉइंट आपको बता रहे हैं। हिंदी साहित्य की जब भी बात आएगी ना, जब भी बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हिंदी साहित्य में लेखक हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, ठीक है, तो किस पर बात किए हैं? सबसे पहले बात किए हैं युग चेतना पर। किस पर बात किए हैं? युग चेतना पर। फिर किस पर बात किए हैं? सामाजिक 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 चेतना पर बात किए। किस पर बात किए भैया? सामाजिक चेतना पर। फिर किस पर बात किए भैया? तो राष्ट्रीय चेतना पर। किस पर बात किए हैं? तो राष्ट्रीय चेतना पर बात किए हैं। किस पर बात किए हैं भैया? तो ध्यान रखिएगा, वातावरण 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 चेतना पर बात किए हैं। किस पर बात किए हैं? तो चेतना पर। और भाषा चेतना पर बात किए हैं। किस पर बात किए हैं? तो भाषा चेतना पर बात किए हैं। और प्रगति चेतना पर बात किए हैं। किस पर बात किए हैं भैया? तो प्रगति चेतना पर बात किए हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। लिख के दे रहे हैं, ये घमंड मेरा नहीं है, लिख के दे रहे हैं कि कोई टीचर हिंदी का नहीं पढ़ा पाएगा आपको। जो हमने आपको आज बताया है इसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी हिंदी साहित्य की बात करेगा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या रहा, मतलब पूरे हिंदी साहित्य में, चाहे आप भारतेंदु युग की बात करिए, द्विवेदी युग की बात करिए, छायावादी युग की बात करिए, शुक्लोत्तर युग की बात करिए, कौनों युग की बात करिए, सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया गया, किन सिद्धांतों पर फोकस किया गया है? तो युग चेतना पर, सामाजिक चेतना पर, राष्ट्रीय चेतना पर, वातावरण चेतना पर, भाषा चेतना पर और प्रगति चेतना पर बात किया गया है। और ये इन्हीं चेतनाओं पर पूरा हिंदी साहित्य है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सुप्रिया जी, आपका जितना भी उत्तर आता है सब गलत आता है, तो हम कैसे आपका बात करें? जो सही उत्तर बता रहा है भैया मैं उसी की ना बात करूंगा, ठीक है। तो सुप्रिया जी आप उत्तर सही बताया करिए भाई, ठीक ना। चलिए चलिए, तो आप समझ गए हैं कि उत्तर क्या होगा। चलिए 16 का उत्तर क्या होगा भैया? युग चेतना का सिद्धांत। क्या होगा भैया? युग चेतना का सिद्धांत। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बाई द वे ये आपका नहीं आया तो इनमें से कोई एक आपको जरूर आएगा, ये नहीं आया तो इनमें से कोई एक आपको जरूर आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा भैया। मैं आगे बढ़ूं या आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य में फोकस किस पर किया गया है, या हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इन्हीं पर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। चलिए चलिए करा, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है, सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्मतिथि निर्धारित करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण व नामकरण करना, किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। चलिए चलिए भैया बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और यह प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है, यह प्रश्न आया हुआ, भगवान ने चाहा तो आगे भी इसको रिपीट लोग करेगा। चलिए 17 का बताइए भैया उत्तर, 17 प्रश्न का उत्तर बताएं, 17 का उत्तर बताइए भैया। चलिए 17 का उत्तर बताइए, किसका उत्तर है भैया? गायत्री जी का। बहुत ही शानदार, गायत्री जी का उत्तर आ गया और हम उत्तर लॉक करते हैं। ध्यान रखिएगा भैया, ध्यान रखिएगा, अगर जब भी पूछेगा कि साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या था, तो काल निर्धारण था। क्या था भैया? तो काल निर्धारण। क्या था भैया? तो काल निर्धारण को लेकर, काल निर्धारण को लेकर सबसे विवादास्पद। और दूसरा किसको लेकर था? तो नामकरण को लेकर था। किसको लेकर था? तो नामकरण को लेकर था। तो इसके बारे में, काल निर्धारण और नामकरण के बारे में हमने एक क्लास लिया हुआ है, हमारी 6वीं या 5वीं क्लास होगी जिसमें हमने काल निर्धारण व नामकरण के बारे में पढ़ाया है। आप बैक में जाके आप क्लास को देख सकते हैं, 6वीं या 7वीं मेरी क्लास थी जिसमें हमने काल निर्धारण और नामकरण के बारे में बताया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कठिन ये आपका रहा है और इस पर काल निर्धारण और नामकरण पर लेकर हमेशा विवाद चला है।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री जी का आंसर पहले आया है, ठीक है। अनूप जी का बी नहीं होगा बाबू, बी नहीं होगा भैया, गायत्री जी का उत्तर सही आया है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया, नेक्स्ट है करा साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्तियों परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। चलिए भैया बताइए इसको, करा साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। चलिए भैया बताइए। उत्तर आ जाना चाहिए भैया, 18 का भी अनूप जी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा जब भी साहित्य इतिहास में कहेगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान रखिएगा युग प्रवृत्तियों पर दिया गया फोकस भैया, युग प्रवृत्तियों पर फोकस किया गया था। और किस पर, तो रीति रिवाज पर किया गया था, रीति रिवाज पर किया गया था। और किस पर किया गया था, तो परंपराओं पर किया गया था। किस पर किया गया था, तो परंपराओं पर। अब वह किस पर किया गया था, तो सामाजिक कुरीतियों पर किया गया था, सामाजिक कुरीतियों पर किया गया था। और ध्यान रखिएगा सामाजिक धाराओं पर किया गया था। किस पर किया गया था भैया, तो सामाजिक धाराओं पर किया गया था, सामाजिक धाराओं पर। तो ध्यान रखिएगा कि साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा, तो युग प्रवृत्तियों पर, जो समाज में चल रही प्रवृत्तियां थी, गलत चाहे सही प्रवृत्तियां, स्त्रियों को लेकर पुरुषों को लेकर समाज में जो कुरीतियां थी, रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक धाराओं का मतलब कि जो विचार थे सामाजिक, इन सभी को लेकर हिंदी साहित्य में समावेश किया गया है और इसी पर सर्वाधिक अध्ययन किया गया है। तो ये आप पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा भैया, एक जगह इस प्रश्न के साथ पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर युगीन प्रवृत्ति परंपरा धाराओं नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई एक आपको ऐसे प्रश्न में मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। युगीन प्रवृत्तियों परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने बताया था, तो सबसे पहले अनूप जी ने बताई थी, ठीक है, अनूप जी बताई थी। चलिए गायत्री जी का भी उत्तर आ गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। बताइए भैया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक के लेखक हैं, ये नेट 2001 में पूछा था, यूजीसी नेट 2001 में पूछा था, ठीक है, यूजीसी नेट में आपका 2001 में पूछा था। फिर 2019 में प्रश्न आया है, फिर 2023 में प्रश्न आया है और 2025 में प्रश्न आया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न लगातार आया है, 2019 आरपीएससी, 2020 23 और 25 में आपका ये आया है एमपी, और फिर आरपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, यूजीसी नेट में आया हुआ है। तो ये प्रश्न आपको लगातार बनता गया भैया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। हमारे यूपी में भी आया है, ये ध्यान रखिएगा, यूपी में भी ये आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। चलिए भैया बताइए, उत्तर बताइए जल्दी से। ना ना, गलत हो गया गायत्री जी। गायत्री जी गलत है। गायत्री जी आपका उत्तर गलत है भाई। चलिए भैया बताइए, आपका उत्तर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मैं बता दूं।
एक बार ओके कीजिए, बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो राम कुमार वर्मा ने। ध्यान रखिएगा, पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पे भी साहित्य इतिहास का आलोचना की बात करेगा, सबसे ज्यादा आलोचना की, तो ये जो राम कुमार वर्मा ये आलोचनात्मक कवि हैं। कौन से कवि भैया? आलोचनात्मक कवि हैं। एक क्लास हम इस पर भी लेंगे, एक क्लास आपको पढ़ा देंगे कि कौन कौन आलोचनात्मक कवि रहे हैं, जिससे कि आपको जब भी पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से छांट सकते हैं कि इस कवि का यह आलोचना किया है या इस कवि ने यह आलोचना किया, समझ जाएंगे। तो आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। चलिए गायत्री जी, आप सही है आपका उत्तर। चलिए, करा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? संवत 1000 से 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1375, संवत 750 से 1350 और संवत 1000 से 1375। चलिए बताइए भैया, राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। चलिए, जी बिल्कुल अधूरा है, राइट है, आप सही बता रही हैं। गायत्री जी का उत्तर आ गया बी, बहुत सही भैया, गुड, वेरी गुड। संवत 1050 से 1375। तो ध्यान रखिएगा भैया, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आदि काल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी जाती है? तो 1050 से 1375, और भगवान ने चाहा तो बीपीएससी टीआरई 4 या एलटी ग्रेड या एनबीएस केबीएस में कहीं ना कहीं उठा के प्रश्न दे देगा, और इसकी बारी है इस बार, इसकी इस बार बारी है, ठीक है। चलिए, बहुत ही सही, गुड, वेरी गुड गायत्री जी, बहुत सही, गुड। चलिए, अनूप जी का भी बाद में उत्तर आ गया, अनूप जी ने भी बताया। चलिए, इसका उत्तर बताइए जल्दी से। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्ण पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास, बताइए। चलिए बताइए भैया, जल्दी से बताइए। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? चलिए भैया बताइए जल्दी से। चलिए जान लीजिए, 21 का डी, कौन बताया? यस, अनूप जी बता रहे हैं डी, और गायत्री बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का विकास पहले, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से था? तो ध्यान रखिएगा, पहले हिंदी साहित्य का विकास था, बाद में इसको क्या कर दिया गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया, दूसरे संस्करण में इसको बदल दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनूप जी और गायत्री जी ने बताया, बहुत सही है, गुड, वेरी गुड आप लोगों का। चलिए आगे चलते भैया, नेक्स्ट प्रश्न है, करा रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? देखिए यही प्रश्न फिर आ गया, कब प्रकाशित हुआ था, बताइए। कब प्रकाशित हुआ था, बताइए जल्दी से। अभी जो किताब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो प्रकाशित कब हुआ था, बताइए। अभी जिस किताब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रकाशित कब हुआ था, बताइए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ, बताइए। 22 का भी, अनूप जी, गुड, वेरी गुड। 1929 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो ये वाली बुक है ना भैया, जो आपका हिंदी साहित्य का विकास, यह किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में कब प्रकाशित हुआ? यही हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में प्रकाशित हुआ। 1929 में, अभी हमने बताया था ना। चलिए 1929, दो लोगों ने सही उत्तर बताया, अनूप जी ने और गायत्री जी ने, बहुत सही, शानदार। चलिए प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
चलिए भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि एलटी ग्रेड या एवीएस एनबीएस में या बीपीएससी टीआरई 4 या यूजीसी नेट टीजीटी पीएचडी में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने कहा था कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता है जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। 23 का ए, अरे बाप रे बाप। चलिए बिल्कुल राइट है भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किस परिप्रेक्ष्य में कहा था तो ध्यान रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब भक्तिकालीन साहित्य के बारे में मतलब रचना कर रहे थे, मतलब भक्ति साहित्य कालीन के बारे में एनालिसिस, जिसको विश्लेषण कहते हैं, विश्लेषण कह रहे थे, तो इन्होंने उसी टाइम यह वक्तव्य दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। कब? जब भक्तिकालीन साहित्य का यह विश्लेषण कर रहे थे तभी इन्होंने यह बात बताई थी। क्यों बताई थी? तो एक रहस्य आपको बता दे, कुछ मुस्लिम साहित्यकारों ने कटाक्ष किया था, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस मुस्लिम साहित्यकारों को इस बात का एहसास दिलाया कि भैया आपके इस्लाम का महत्व भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य होता। मतलब इनका कहने का तात्पर्य था कि इस्लाम आए भारत में चाहे नहीं आए, लेकिन हमारे हिंदी में भक्तिकालीन साहित्य का विकास तब भी होता। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने बात से कहना चाहा। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। थैंक यू दिल भेजने वाले को भाई, जिसने दिल भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत हमारी दुकान पे कस्टमर बस 7 लोग हैं। ठीक है, और हम इतने में खुश हैं। ठीक, क्योंकि आप लोग प्रमोट तो करेंगे नहीं हमको, पढ़ लेंगे भले। ठीक है, भले आपकी सफलता आपको हो जाए, भगवान भी करे कि आपका सफलता हो, लेकिन हमको आप लोग प्रमोट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 7 लोगों में से जो भी दिल भेजा है उसके लिए बहुत ही अभिनंदन है, वंदन है। ठीक है, मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, कि चाहो, किसी को चाहो तो गम मत देना। ठीक है, किसी को चाहो तो गम मत देना। ठीक है, और चाह कर भी उसके अंदर हम मत देना, चाह कर भी उसके अंदर हम मत देना, वो तुम्हारे बिना रह न पाए, इतना किसी को दिल कम मत देना। चलिए आगे चलते भैया। दिया संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखें उत्तर आप लोगों का क्या है। बिल्कुल गायत्री जी। मैं आपसे पढ़ा ही, क्या लिखा है भैया? अच्युतानंद यादव जी हैं। मैं आपसे पढ़ा ही गोरखपुर में ऑफलाइन। बहुत सही भाई, धन्यवाद। जी हाँ, गोरखपुर में मैंने पढ़ा है। अच्युतानंद जी आपका मोस्ट वेलकम है, और आपको बातें अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। गोरखपुर में हमने पढ़ाया है, गांधी गली गोरखपुर। ठीक है, और रामगढ़ का ताल घूमने जाते थे। ठीक है, चलिए आप लोगों का गोरखपुर से मुझे बहुत प्यार मिला है भैया। जितना दिन मैंने गोरखपुर में पढ़ाया बहुत प्यार मिला है, और गोरखपुर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, अच्युतानंद जी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे, धन्यवाद इस चीज को याद दिलाने के लिए। मोस्ट वेलकम है आपका। जुड़िए भाई, आप लोग जुड़िए, आप लोगों का प्यार रहे। ठीक है, चलिए चलिए भैया उत्तर देखते हैं। राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 24 का डी होगा। 24 का डी होगा राइट आंसर। किसी ने उत्तर दिया था 24 का, डिलीट कर दिया क्या? जी बिल्कुल 24 का डी होगा। जी बिल्कुल अच्युतानंद जी आपका स्वागत है, और मेरी दुआ है, कामना है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए
और गोरखपुर की यादें आती है भाई, गोरखपुर की मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ठीक है, वो अलग दौर था जब पढ़ा रहे थे, काफी अच्छी बात थी और मस्त था। चलिए चलिए भैया, राइट आंसर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने मुस्लिम के साहित्यकारों को भी स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया, करा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, वर्णाक्रमानुसारी पद्धति, बताइए। चलिए उत्तर आ गया भैया, गायत्री जी और अनूप जी ने बता दिया, उत्तर विधेयवादी पद्धति होगा और इसके बारे में हमने बताया है, इसके बारे में हमने बताया था। विधेयवादी पद्धति में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय परंपराओं पर लिखे जाने वाले साहित्य को हम लोग विधेयवादी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय परंपराओं और राष्ट्रीय वातावरण पर लिखे गए रचना को हम लोग विधेयवादी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, करा की तजाकीरा ई सुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर मोहन सिंह, मौलवी करमुद्दीन। चलिए बताइए। चलिए भैया, करा की तजकीरा ई सुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर मोहन सिंह, मौलवी करमुद्दीन। जानते हैं, अगर मान लीजिए आप तो हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया तो लोग उत्तर जानते कहाँ करेंगे? इसको करेंगे, इसको करेंगे, बहुत मारेंगे तो इसको मारेंगे, लेकिन उसका उत्तर ये तीनों नहीं है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आज इस प्रश्न को हमने उठा दिया है, इसलिए उठाया है कि यह मॉडर्न प्रश्न है, आने वाले दिनों में जरूर पूछा जा सकता है कि ताजकीरा ई सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। यह हिंदी में लिखा गया भैया, यह हिंदी में लिखा गया है, यह ग्रंथ है हिंदी का, ठीक है, हिंदी साहित्य में ग्रंथ है। ये किसने लिखा है? तो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो अब जान लीजिए, इसलिए मैंने उठाया कि इसको आपको जानकारी लगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ा रहेगा यहीं पे फैसला ले लेगा। लेकिन सही उत्तर कौन है? मौलवी करमुद्दीन ने लिखा है इसको। किसने लिखा है भैया? मौलवी करमुद्दीन ने। बहुत अच्छी किताब है, इसका हमने अध्ययन किया हुआ है। चलिए, बिल्कुल उमेश यादव जी, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है। गायत्री जी का डी आंसर सही है, अनूप जी का डी आंसर सही है। गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, करा साहित्य इतिहास के लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए? धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य। यह भी लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, यह भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यह भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए भैया, उत्तर दीजिए। साहित्य इतिहास के साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए रस साहित्य और धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य। सही उत्तर क्या होगा? चलिए भैया बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। अपने साथियों दोस्तों से आप जरूर कहिए कि अगर हिंदी में आपको सफल होना है, हिंदी टीएसटी पीएचडी निकालना है, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केबीएस, कोई भी एग्जाम निकालना है, अब तो बिहार बेट भी आने वाला है। 9,400 समथिंग पोस्ट है आपका, 9,400 किसका है? तो बिहार में बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी निकलेगी भैया वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी निकलेगी 9,400, जिसमें हिंदी का कुल पोस्ट कितना रहेगा? तो लगभग 1,600 पोस्ट हिंदी का। कितना है तो भैया? लगभग 1,600 पोस्ट हिंदी का रहेगा। ध्यान रखिएगा, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, जिसमें हिंदी की पोस्ट कितनी रहेगी? तो 1,600 पोस्ट रहेगी, 1,600 पोस्ट हिंदी की रहेगी। ठीक है,
चलिए भैया चलते हैं भैया, उत्तर पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि साहित्य इतिहास लेखन किस समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। हिंदी साहित्य में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो किसी भी साहित्य इतिहास में जब तक रस नहीं होगा, हिंदी में रस नहीं होगा, तब तक वो साहित्य इतिहास अधूरा है। मतलब जब तक रस को शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी साहित्य का मजा नहीं आएगा। तो किसी भी लेखक में ये ध्यान रखिएगा, कोई भी जो साहित्यकार था सबने रस को आप टच किया है, सबने रस को शामिल किया है। और सही क्या होना चाहिए? रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को शामिल किया जाना चाहिए। बी द राइट आंसर होगा। उमेश जी ने बी बताया था, 27 का बी अनूप जी ने भी बताया था, गायत्री जी अभी सा बता रही हैं बी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा। चलिए करा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, किसकी है? चलिए हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है भैया, बताइए जल्दी से बताइए। चलिए एक लोग का उत्तर आ गया और उत्तर सही भी है। गायत्री जी का उत्तर आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। गायत्री जी का उत्तर आ भी गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने पढ़ाया है द्विवेदी युग में, इसका सन भी हमने बताया, इसको पढ़ाया, जाके आप क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए भैया हम विस्तार से सभी ऑप्शन का हम विस्तार पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो दो चार को क्वेश्चन समाप्त हो पाएगा, समय बीत जाएगा। इसलिए हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को टच कर सके, इसलिए इन सबों का हम विस्तार सभी ऑप्शन का नहीं बताते हैं। और कोई बात नहीं है, नहीं तो एक एक ऑप्शन का हम जानकारी लिखने लगेंगे ना तो हम लोग 5 ही क्वेश्चन बिताएंगे, समय और ज्यादा चला जाएगा। इसीलिए हम अधिकतम क्वेश्चन कम समय में हम लोग टच करें, इसलिए ऐसा करते कि आपको बस उत्तर बताते हैं, और जहां पे बताने की आवश्यकता होती है मैं जरूर बताता हूं, जो नया होता है उसको जरूर बताता हूं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी बिल्कुल उमेश जी, क्वेश्चन फास्ट है। चलिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए भैया बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, बताइए। ना ना गलत हो गया उमेश भैया, गायत्री जी भी गलत हो गया आपका। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका है? चलिए फंस गए आप लोग थोड़ा से, चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वनाथ त्रिपाठी, इसको हमने पढ़ाया है क्लास में, ध्यान रखिएगा, इसको हमने पढ़ाया है क्लास में। ठीक है, चलिए ए इज द राइट आंसर होगा। बिल्कुल उमेश जी, बिल्कुल अनूप जी, वेरी गुड। चलिए चलिए करा कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? देखिए वो पहला था, ये दूसरा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बताइए भैया, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बच्चन सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, बताइए। किसका उत्तर आ गया भाई? अरे बाप रे बाप। चलिए भैया बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चन सिंह की है, वेरी गुड, बच्चन सिंह की है, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चन सिंह की है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज आप लिख के बताएंगे कि क्वेश्चन का मतलब प्रारूप कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा लगा आपको, आप लिख के बताइए। अभी लिख के, जितने लोग जुड़े हैं भागे नहीं, जितने लोग जुड़े हैं लिख के बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको, फिर मैं बताता हूं। 2 मिनट आप समय दीजिए भैया, सिलेक्शन पाना है तो हमारी बात को भी सुन लीजिए 2 मिनट।
चलिए, भागिएगा नहीं, लिख के बताइए कि आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा और कितने लोगों ने कितना सही किया है। भागिएगा नहीं, हम आपको और बताएंगे चीजें। थैंक यू। अनूप जी का नाम आ रहा है भैया, थैंक यू। अनूप जी का नाम आ रहा है 1 नंबर पे, गुड। चलिए, बिल्कुल अनूप जी। चलिए, अब हम हिंदी की 2 क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, एक विस्तृत और एक ऑब्जेक्टिव। मतलब प्रैक्टिस सेशन डेली चलेगा और एक विस्तृत क्लास चलेगा, बिल्कुल फ्री चलेगा। और हम आपको मान लीजिए ऐप पर, जो एग्जाम माइंड का ऐप है, उस पर हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, बिल्कुल फ्री है। टेस्ट सीरीज उस पर बिल्कुल फ्री देंगे, ठीक है। आपको एग्जाम माइंड के ऐप पर टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री देंगे। और आपको 2 क्लास, एक गद्य की क्लास, विस्तृत क्लास जो गद्य की है वो आपकी डबल क्लास रहेगी। और प्रत्येक दिन आपको हम एक प्रैक्टिस सेशन देंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन होगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन होगा। बहुत सही। गायत्री जी का 30 में 25 सही हुआ है, 30 में 25 सही हुआ गायत्री जी का। गायत्री जी का, और गायत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि फूले ना समाइएगा, बस लगे रहिएगा, आप लगे रहिएगा। गायत्री जी को मैं कह रहा हूं, लगे रहिएगा, लगे रहिएगा। किसका सही भी ये तो ध्यान रखिएगा, गायत्री जी का कितना सही है। गायत्री जी का तो 30 में 25, अनूप जी का 1 गलत हुआ है। चलिए चलिए भैया, सुप्रिया जी। चलिए, उमेश जी आज नए जुड़े थे, और लोग भैया लोग जुड़े थे जो आज मैसेज नहीं कर रहे थे। फिलहाल जितने भैया लोग, जितने हमारे अध्यापक, जितने भी हमारे टीचर जुड़े थे, सबको हमारी दुआ है, कामना है कि कल की क्लास नहीं भूलिएगा। आप कल से हो सकता है कि 2 क्लास चले, लेकिन 1 क्लास फिक्स है। कल की क्लास 9 बजे से पहले होगी। आज मैं लेट था इसलिए 9 बजे से हुआ। मैं डेली क्लास 8 बजे से लेना चाह रहा हूं, लेकिन अगर लेट हो जाता है तो 9 बजे से चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन को आप चेक करते रहें, लाइव जाके चेक करते रहें। टेस्ट सीरीज हमने ऐप पर फ्री कर दिया है, और कल से हो सकता है कि 2 क्लास चले, एक विस्तृत गद्य की चलेगी और प्रैक्टिस सेशन डेली चलेगा। प्रैक्टिस सेशन डेली चलेगा, उसका समय 8 बजे से लेके या तो 9, या तो 8 बजे से या तो 9 बजे से। तो 2 टाइम आप चेक कर लीजिएगा, या तो 8 बजे से चलता रहेगा या तो 9 बजे से चलेगा। 2 टाइम फिक्स है भैया, क्योंकि अन्य क्लास चलती जिसके वजह से हमें समय नहीं मिल पाता। तो या तो 8 बजे से या तो 9, तो कल मिलते हैं 8 बजे या तो 9 बजे से, ठीक है। तो या 8 बजे क्लास होगी तो हम अब पहले ही 2 घंटा पहले अपडेट कर देंगे, 8 बजे से क्लास होगी हिंदी की। तो धन्यवाद गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार। कल 8 बजे से क्लास रहेगी, फाइनली बोल दे रहे हैं, कल 8 बजे से क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, चलिए भैया, कोई कवि कुमारी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कवि कुमारी जी हैं कोई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, कवि कुमारी जी आपका मोस्ट वेलकम है भैया। चलिए, मैं 2 क्लास चलाने वाला हूं, एक विस्तृत गद्य का चलेगा डेली, और एक प्रैक्टिस सेशन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का होगा। भैया, हम जितने भी ये प्रश्न आपको लेके आ रहे हैं, आप किसी भी पेपर को उठा के पीछे का देखिएगा और आगे भी बैठिएगा। मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि यहां से प्रश्न आपको फंसेंगे, यहां से प्रश्न आपको फंसेंगे। एक लोग इसमें झूठ बोल रहा है, जो जिनका नाम है सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि हमारा 30 में 30 सही हुआ है। तो सुप्रिया जी का मैं बताऊं कि एक तो खाली सही हुआ है, बाकी सब गलत हुआ है। सुप्रिया जी, बहानाबाजी नहीं चलेगी, आपके बारे में मैं जानता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप पढ़ाई कीजिए, भौकाल पे मत जाइए, ठीक है। और प्रश्नों से मजाक नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्त। कभी भी एग्जाम में प्रश्न को हल्का नहीं समझना चाहिए, किसी के प्यार को हल्का नहीं समझना चाहिए, और किसी की बोझ को हल्का नहीं समझना चाहिए, और किसी की हैसियत को हल्की नहीं समझना चाहिए। ये सभी ऐसी चीजें कि इसको हल्का समझेंगे तो आपको धोखा दे जाएगा। तो परीक्षा में प्रश्न जो भी है उसको कमजोर मत समझना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आपका गलत होगा भैया तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं एग्जाम क्वालिफाई किया, और मैं सरकारी टीचर हूं ये आपको पता है, ठीक है। जब मैं एग्जाम क्वालिफाई किया तो हमारे आसपास लोग बैठे थे, आसपास लोग बैठे थे, ठीक है, बहुत परेशान थे कि कोई भी चीज बता दिया जाए, क्योंकि उनको जानकारी से पहले से चल चुकी थी, ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना कि पेड़ के छांव में जितने लोग बैठे रहेंगे, जितने लोग उस, अगर पेड़ बड़ा हो तो सबको छांव मिलेगा ना, सबको छांव। और हमारे आसपास के 3-4 लोग पास हो गए, तो ये महिमा है ऊपर वाले की, ठीक है। अगर बीपीएससी टीआरई 4 देना है भैया, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 4 कवि जी आपको देना है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4 अगर आपको देना है तो उसमें 30 प्रश्न आपके आएंगे, 30 प्रश्न आपके जनरल हिंदी से आएंगे, ध्यान रखिएगा, 30 प्रश्न आएंगे। और होम साइंस की क्लास हम जल्दी लेके आएंगे, होम साइंस की क्लास हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। होम साइंस की क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि फल की चिंता वो करे जिसको बगीचा मालूम नहीं है, और जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, बस इतने जान लीजिएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप विदा लेते हैं, खाने का मेरा समय हो गया है, भोजन करना है मुझे। धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू सो मच। भैया होम साइंस की क्लास का मतलब हम चलवाएंगे, टीचर दूसरे होंगे, ये मत सोचिएगा कि हम ही सब पढ़ाएंगे, ठीक है। होम साइंस की क्लास फैकल्टी आ रही है, फैकल्टी जैसे आएगी होम साइंस चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गुड नाइट सभी को, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।